नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूसीसी का मुद्दा अभी थमा नहीं है। यूसीसी पर रोज तमाम प्रकार की अटकलें लग रही हैं। यूसीसी पर तमाम विपक्षी पार्टी जो है कटाक्ष करते हैं। वहीं यूसीसी पर आपको बता दें कि जो है सरकार ने जनता के ओपिनियन मांगे थे। जी हाँ, कोर्ट का कहना था कि 17 जुलाई तक जनता हमें अपने ओपिनियन दे। सारे धर्म सारे समुदाय के लोग अपनी अपनी राय हमें दें ताकि यूसीसी पर हम कोई जो है आगे चर्चा कर सके। वहीं इस बीच जो है असदुद्दीन ओवैसी ने नीति आयोग को अपनी चार्जशीट दी है। नीति आयोग को चार्जशीट देते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको अपना एजेंडा बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले सिर्फ जो है राजनीति सियासत करना चाहते हैं, इसलिए यूसीसी को भारत में लागू करना चाहते हैं। सारे धर्म का अपना अपना समुदाय है, अपनी अपनी राय है। इस पर यूसीसी लागू करके जो है दंगे भड़का सकते हैं। इसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयानबाजी की है मीडिया कर्मियों के सामने, आप खुद ही सुनिए ज़रा क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज आए सुबह में और मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पांस लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रिस्पांस नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पांस नोट को तैयार करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी और उनके ताउन से उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पांस नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोज़ल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले
that a uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage. ये बोले उन्होंने, ये यानी इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात ये है, वो उन्होंने बताते भी नहीं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशन proposed by Baba Saheb Ambedkar was that Parliament may make the Uniform Civil Code optional. It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that therefore no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. We must all remember, including members of Muslim community who have spoken on the subject, though no one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile with itself the sentiments of different communities. अब important सुनिए आप, no government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so, but that is a matter which relates to exercise of power and not to the power itself. So, इससे it is clear from the text of Article 44 itself, as the debates in Constituent Assembly, that UCC was contemplated an exercise that involved disruption and upheaval to yield one size fits all. And therefore notes of caution were sounded, including the need for it to be tempered with optionality. ये एक है। दूसरी बात ये है कि the exercise of the reform of specific personal laws of individual religious communities proposed in the consultation paper, यानी consultation of 21st Law Commission, that it finds its basis not in Article 44 but in entry 5 of list 3 of 7th schedule of the Constitution. Such an exercise of codification or alteration of individual laws of individual communities requires a more focused consultative process, with draft laws being placed for comment and the participation of stakeholders from the affected communities being sought. As such, the consultation paper, just by virtue of sheer breadth of issues it has covered, was grossly unequal to the task it set out for itself. अब आप ये देख लीजिए, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, मगर हमारा मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर ज़रूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा करके बैठा, उससे तवज्जो हटा दिया जाए। और हमारा मानना ये, हमारा अप्रीहेंशन ये है कि डेलिबरेटली यूनिफॉर्म। तो सुना दर्शकों आपने, तो ये सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आखिर यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि सारे धर्मों का अलग अलग ओपिनियन है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो है मुस्लिम समुदाय का अलग समुदाय है, वो इसे हिंदुओं से ना जोड़े। वहीं जो है भाजपा के तमाम नेता इसका स्वागत करते हैं। तमाम नेताओं का कहना है कि जो यूसीसी लागू होगा, इससे भारत में जो है आतंक कम होगा, दंगे फसाद कम होंगे, दो धर्मों के बीच में जो हमेशा से जो है अटकलें लगती थी, जो है तमाम प्रकार के दबाव, दंगे और फसाद होते थे, वह कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, सारे ऊंच नीच खत्म हो जाएंगे, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। इन सब में आपका क्या कहना है? क्या यूसीसी भारत पर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? और अगर लागू होना चाहिए तो क्या क्या नियम में बदलाव करने चाहिए? क्या यूसीसी लागू होने के बाद सारे नियम खत्म हो जाएंगे, या यूसीसी को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी जैसा कह रहे हैं तो मुस्लिम धर्म के कुछ नियम अभी बच जाएंगे? आपकी राय जो भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।